नमस्कार दोस्तों, हम अनुवाद पत्र की तैयारी कर रहे हैं। इसके कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार बताए गए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। आज हम अनुवाद के प्रकार इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आइए अनुवाद के प्रकार इस पर हम अध्ययन आरंभ करें। अनुवाद एक अति विशिष्ट एवं विशेषीकृत कार्य है। इसी कारण इसके प्रकारों में विविधता एवं भिन्नता पाई जाती है। मूलतः अनुवाद अनुवाद्य सामग्री की विषय वस्तु तथा प्रकृति और अनुवाद के उद्देश्य तथा प्रणाली के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि अनुवाद किस प्रकार का है। इन भेदों, प्रभेदों अथवा प्रकारों के विवेचन के लिए मुख्य आधार निर्धारित किए जा सकते हैं और ये मुख्य आधार निर्धारित करने के बाद हम अनुवाद को 3 प्रमुख आधारों पर बांटते हैं। पहला है माध्यम, दूसरा है प्रक्रिया और तीसरा है पाठ। इन्हीं आधारों पर अनुवाद के प्रकारों का विवेचन किया जा सकता है, जो हम आगे चलकर करेंगे। सबसे पहला जो हमने बांटा है अनुवाद के प्रमुख प्रकार के तौर पर हमने जो बांटा है वह है माध्यम के आधार पर। तो अब हम माध्यम आधारित जो अनुवाद का प्रकार है इस पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत भाषेतर प्रतीक और भाषिक प्रतीक होते हैं। तो भाषेतर प्रतीक और भाषिक प्रतीकों के आधार पर अनुवाद के 3 आधार हम करेंगे। अब माध्यम जो आधार है, माध्यम आधार पर जो हम अनुवाद के प्रकार कर रहे हैं उसके भी हम कुछ उपभेद देख रहे हैं। तो ये उपभेद हैं, पहला जो उपभेद है वह है प्रतीक प्रकार। पहला उपभेद है प्रतीक प्रकार, दूसरा उपभेद है भाषा प्रकार और तीसरा है लेखन प्रकार। तो अभी हम अब सबसे पहले प्रतीक प्रकार पर बातचीत करेंगे। प्रतीक प्रकार, इसमें भाषेतर प्रतीक के अतिरिक्त एक भाषा के विभिन्न प्रतीक और 2 भिन्न भाषाओं के अपने अपने प्रतीकों के आधार पर प्रतीक व्यवस्था के सुविख्यात भाषा विज्ञानी रोमन जैकोब्सन ने प्रतीक अंतरण के 3 रूप इस प्रकार बताए हैं। पहला है अंतःभाषिक अनुवाद, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। तो ये जो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन है इसे देखते हैं। किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण अंतःभाषिक अनुवाद है। इसमें एक ही भाषा के भीतर एक ही कथ्य को उसी भाषा की अन्य शैली, विधा, बोली आदि में व्यक्त किया जाता है। संस्कृत में कृति का जो भाष्य या टीका होती थी वह भी एक प्रकार का अंतःभाषिक अनुवाद है। दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद। यह एक प्रकार की प्रतीक व्यवस्था के अर्थ का दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण है। सीमित संदर्भ में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं के बीच होने वाले अनुवाद में वास्तव में अंतर्भाषिक अनुवाद अथवा भाषांतरण ही है। तीसरा है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। इस अनुवाद में भाषिक प्रतीक होता है और दूसरा भाषेतर प्रतीक। हम जानते हैं कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि में भी भावों या विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इनमें भाषिक ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये सभी भाषेतर प्रतीक हैं। इन प्रतीकों का रूपांतरण प्रतीकांतरण है। इस दृष्टि से अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में भाषिक प्रतीक के कथ्य का अंतरण भाषेतर प्रतीक में होता है। किसी मार्ग पर खतरे की चेतावनी भाषा के माध्यम से देने के बजाय खोपड़ी का चिन्ह लगाया जाता है। सड़क पर वाहनों को रोकने या चलने के लिए भाषाई ध्वनियों के माध्यम से बताने के बजाय लाल बत्ती का प्रयोग होता है। अतः खोपड़ी का चिन्ह
लाल बत्ती, हरी बत्ती आदि भाषेतर प्रतीक हैं। आगे है भाषा प्रकार। माध्यम के अंतर्गत ही हमने इसके कई उपभेद किए हैं माध्यम आधारित अनुवाद के प्रकार में। तो इसमें अभी हमने प्रतीक जो प्रकार है उस पर हमने बात की थी। अब हम भाषा प्रकार पर बात कर रहे हैं। इसमें भाषा के ध्वन्यात्मक और लिखित उपादानों तथा भाषा के पद्यात्मक और गद्यात्मक रूपों के आधार पर दो भेद किए गए हैं। पहला है उपादान सापेक्ष और दूसरा है रूप सापेक्ष अनुवाद। उपादान सापेक्ष अनुवाद, इसके अंतर्गत सामान्य अनुवाद और आशु अनुवाद दो प्रकार आते हैं। सामान्य अनुवाद का उपादान लेखन तथा लिखित रूप होता है और आशु अनुवाद का उपादान ध्वनि अथवा उच्चरित रूप होता है। भाषा के लिखित और उच्चरित रूप एक ही कथ्य की अभिव्यक्ति के दो स्वतंत्र और स्वायत्त रूप हैं। इसी आधार पर अनुवाद और आशु अनुवाद का भेद प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद लिखित होता है और आशु अनुवाद मौखिक। अनुवाद संपादित और सुविचारित होता है, जबकि आशु अनुवाद असंपादित, सहज और तत्कालिक होता है। जब दो भिन्न भाषा भाषी व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच सहायता के लिए जो व्यक्ति अनुवाद का कार्य करता है वह आशु अनुवादक या दुभाषीय या इंटरप्रेटर कहलाता है। आशु अनुवाद अथवा तत्काल अनुवाद की व्यवस्था भारतीय संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशनों और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विचार गोष्ठियों और संगोष्ठियों में होती है। अगला है रूप सापेक्ष अनुवाद। इसके अंतर्गत पद्यानुवाद और गद्यानुवाद ये दो प्रकार आते हैं। पद्यानुवाद, इसका अभिप्राय पद्य में अनुवाद करना है। इससे मूल पाठ पद्य का अनुवाद पद्य में होता है। मूल गद्य पाठ का पद्य में अनुवाद भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा है गद्यानुवाद। इसका अभिप्राय गद्य में अनुवाद करना है। इसमें मूल गद्य का अनुवाद गद्य में ही होता है। माध्यम आधारित प्रकार में, अनुवाद के प्रकार में जो तीसरा उपभेद हमने किया था वह था लेखन प्रकार। तो अब हम लेखन प्रकार पर बात करेंगे। लेखन प्रकार, पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका अनुवाद नहीं किया जा सकता। इन शब्दों का जो उच्चारण होता है उसी को लक्ष्य भाषा में या तो ज्यों का त्यों रखने का प्रयास होता है या उसे कुछ परिवर्तन के साथ रखा जाता है। इसके दो प्रकार हैं, लिप्यांतरण ट्रांसलिटरेशन और जो दूसरा है वह है लिप्यांकन ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला हम देखते हैं लिप्यांतरण या ट्रांसलिटरेशन। इसके अंतर्गत स्रोत भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिपि चिन्हों को प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में शब्द है शैली, इसे हिंदी में हम शैली ही लिखेंगे। अंग्रेजी का शब्द है वॉलमार्ट, इसे हिंदी में भी हम वॉलमार्ट लिखेंगे। हिंदी में शब्द है पटना, जिसे अंग्रेजी में भी हम पटना लिखेंगे। और कृष्ण शब्द जो हमारी हिंदी का है उसे इंग्लिश में भी हम कृष्ण ही लिखेंगे। फिर आता है लिप्यांकन ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंतर्गत स्रोत भाषा के शब्द की वर्तनी पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण को आधार माना जाता है। लक्ष्य भाषा में इसी उच्चारण के अनुरूप शब्दों को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में बॉम्ब शब्द में ओ ध्वनि का उच्चारण आ व वर्तुल आ होता है और अंतिम बी ध्वनि का लोप हो जाता है। इसलिए बॉम्ब का उच्चारण हम बॉम्ब के रूप में ही हिंदी में करते हैं। अनुवाद के प्रधान प्रकारों में जो दूसरा प्रधान प्रकार था वह था प्रक्रिया आधारित। तो आइए अब हम अनुवाद के प्रधानतः प्रकारों में जो बांटा गया था दूसरा प्रकार प्रक्रिया, उस पर बात करते हैं। प्रक्रिया आधारित अनुवाद।
इसमें मूल पाठ की संरचना, बुनावट और उसके निहित प्रभाव तथा कथ्य के आधार बनाया जाता है। इस आधार पर अनुवाद के दो प्रकार होते हैं। अब ये जो हमारे प्रक्रिया आधारित था, इसके उपभेद हैं। पहला पाठधर्मी अनुवाद, दूसरा प्रभावधर्मी अनुवाद। पाठधर्मी अनुवाद में मूल पाठ को स्वायत्त और स्वनिष्ठ मानते हुए अनुवाद को उससे बाहर जाने की छूट नहीं होती। अनुवादक पहले मूल पाठ की भाषा का अध्ययन और विश्लेषण करता है और उसमें निहित अर्थ को अनुदित पाठ में व्यंजित करने के लिए मूल पाठ की संरचना और बुनावट को अपना केंद्र बिंदु बनाए रखता है। दूसरा है प्रभावधर्मी अनुवाद। इसमें मूल पाठ को लेखक और पाठक के बीच संबंध स्थापना का एक उपकरण माना जाता है। अनुवादक इस पाठ का मूल्यांकन पाठक पर पड़े प्रभाव के आधार पर करता है। इसमें वह वाक्य विन्यास और अर्थ विश्लेषण के साथ साथ व्यवहारिक और प्रयोगधर्मी अर्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इससे वह अनुदित पाठ को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उस पाठ के उसके पाठकों पर भी वही प्रभाव पड़े जो मूल पाठ के पाठक पर पड़ता है। अब हम अनुवाद के जो प्रमुख भाग बांटे गए थे, बिल्कुल शुरुआत में जो हमने 3 भाग बांटे थे, उसमें पहला था माध्यम आधारित, दूसरा था प्रक्रिया आधारित और तीसरा था पाठ आधारित। तो अब हम पाठ आधारित की व्याख्या करेंगे। अनुवाद के मुख्य तीसरे प्रकार पर चर्चा आवश्यक है, जो है पाठ आधारित। तो इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति अर्थात वाचक और अर्थ अर्थात वाच्य के आधार पर अनुवाद के भेद किए गए हैं। अभिव्यक्ति आधार पर पुनः 2 भेद हैं। पहला रचना सापेक्ष, दूसरा व्यवस्था सापेक्ष। रचना सापेक्ष के 2 उपभेद हैं, पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद। तो पूर्ण अनुवाद, इसमें स्रोत भाषा के प्रत्येक अंश अर्थात शब्द, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद आदि सब का अनुवाद किया जाता है। दूसरा है आंशिक अनुवाद। इसमें स्रोत भाषा के पाठ के किसी अंश या कुछ अंशों का अनुवाद किए बिना छोड़ दिया जाता है। उसको सामान्यतः लक्ष्य भाषा के पाठ में यथावत सम्मिलित किया जाता है, अर्थात उसका लिप्यांतरण किया जाता है। सृजनात्मक अनुवाद में स्रोत भाषा के कुछ शब्दों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तथा आंचलिक शब्द विशेष का अनुवाद नहीं हो पाता। उनके लिए अधिकांश स्रोत भाषा को ही मूल भाषा में ले लिया जाता है। अब है आगे देखिए अवस्था सापेक्ष। इस अनुवाद में पाठ के अनुवाद का निर्धारण भाषिक स्तरों और कोटियों पर किया जाता है। स्तरों और कोटियों से अभिप्राय स्वनिम, लेखिम, रूपिम, शब्द, वाक्य आदि से है। इसके भी 2 उपभेद किए गए हैं। पहला है समग्र अनुवाद और दूसरा है परिसीमित अनुवाद। समग्र अनुवाद, इसमें स्रोत भाषा के पाठ के सभी स्तरों को लक्ष्य भाषा के पाठ में प्रतिस्थापित किया जाता है। वस्तुतः समग्र अनुवाद एक भ्रमात्मक अवधारणा है। इस समग्र अनुवाद में ध्वन्यात्मक, व्याकरणिक और कोशगत, शब्दगत सभी स्तरों पर प्रतिस्थापन किया जाता है, जो अनुवाद में लगभग नामुमकिन जैसा है। दूसरा है परिसीमित अनुवाद। स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का समतुल्यता के आधार पर लक्ष्य भाषा की पाठ्य सामग्री में भाषा के किसी एक स्तर पर प्रतिस्थापन करना परिसीमित अनुवाद है। यह अनुवाद मात्र ध्वन्यात्मक या लेखनीय स्तर पर अथवा व्याकरणिक और कोशगत स्तरों में से किसी एक स्तर पर होता है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं अर्थ के आधार पर।
तो अर्थ आधारित जो अनुवाद के प्रकार हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अर्थ पर आधारित अनुवाद में पाठ के अर्थपरक, संदर्भपरक, भावपरक, व्यवहारपरक पक्षों के आधार पर अनुवाद के 4 भेद किए गए हैं। पहला है शब्द प्रतिशब्द अनुवाद। यह अनुवाद शब्द के स्तर पर होता है। इसमें वाक्य में संयोजित शब्द के मूल क्रम के अनुसार वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन अनुवाद होता है, न कि वाक्य योजना के अनुसार। उदाहरण, आई एम गोइंग होम का हिंदी में शब्द प्रतिशब्द अनुवाद होगा मैं हूँ जा रहा घर, मैं हूँ जा रहा घर। ईसाई धर्म के प्राचीन ग्रंथ के कई यूनानी अनुवाद लगभग इसी प्रकार से किए गए थे। यह अनुवाद का निकृष्टतम रूप है। दूसरा देखिए, शाब्दिक अनुवाद। इसमें वाक्य संरचना को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है। इसमें शब्द क्रम नहीं, वाक्य विन्यास केंद्र बिंदु होता है और इसी वाक्य विन्यास के अनुसार मूल पाठ का यथासाध्य अनुगमन किया जाता है। यह अनुवाद साहित्येतर अर्थात सृजनपरक और तकनीकी साहित्य में काफ़ी उपयोगी होता है। शाब्दिक अनुवाद एक विशिष्ट प्रकार का शब्दानुवाद है। इसमें कुछ कमियां भी परिलक्षित होती हैं। सूचनापरक अभिव्यक्तियों का शाब्दिक अनुवाद जहां शक्ति के रूप में काम करता है, शक्ति के रूप में काम करता है, वहीं सृजनात्मक साहित्य एवं मुहावरेदार अभिव्यक्तियों के लिए सीमा भी बन जाता है। अगला देखिए, भावानुवाद। यह प्रकार को कोटि मुक्त अनुवाद कहते हैं, फ्री ट्रांसलेशन। इसमें मूल पाठ के शब्द चयन, वाक्य विन्यास आदि पर ध्यान न देकर भावार्थ को पकड़ने का प्रयास रहता है। शाब्दिक अनुवाद में मुख्यतः मूल सामग्री की भाषा पर ध्यान दिया जाता है, तो इसमें मूल सामग्री के मूल भाव पर वास्तव में भावानुवाद सेंस फॉर सेंस अनुवाद है, जिसमें कभी अनुच्छेद का, कभी समूचे वाक्य का, कभी उपवाक्य का, कभी शब्द का और कभी संपूर्ण पाठ का अनुवाद होता है। यदि मूल सामग्री में सूक्ष्म भाव अंतर्निहित हो तो भावानुवाद की विशिष्ट भूमिका रहती है। सृजनात्मक साहित्य की तो यह शक्ति है, लेकिन सूचना परक या तकनीकी साहित्य की सीमा है। अब चौथा देखिए, छायानुवाद। मूल कृति का पठन करने के बाद अनुवादक ने जो समझा, उसे जो अनुदित हुई, उसे जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हुआ या उसके मन पर जो प्रभाव पड़ा, उसके संदर्भ में वह मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में जो रूपांतरण करता है, वह छायानुवाद है। इसमें अनुवादक को पूरी छूट होती है कि वह मुख्य भाव को लेकर पाठ रचना करे। वास्तव में छायानुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र होती है। छायानुवाद मूल पाठ का मंतव्य और भाव भी बता देते हैं और अपनी मौलिकता भी बनाए रखते हैं। उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी अनुवाद के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे विधा के आधार पर काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथानुवाद, निबंधानुवाद आदि अनेक प्रकार निर्धारित हो सकते हैं। इसी प्रकार संक्षिप्तीकरण और पल्लवन के आधार पर सारानुवाद और व्याख्या अनुवाद जैसे प्रकार भी हैं हो सकते हैं।
ये सभी प्रकार उपयुक्त प्रकारों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, इसलिए अलग से हम इसकी व्याख्या न भी करें तो चल जाएगा। तो इस तरह मित्रों हमने देखा कि ये जो अनुवाद का प्रकार है यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। चूँकि अनुवाद कार्य ही जटिल है, इसलिए जब हम अनुवाद कार्य के करने के लिए जब उसके प्रकारों पर चर्चा करते हैं तो वह और भी ज़्यादा जटिलतम हो जाता है। और इस तरह से हमने देखा कि सबसे स्टार्ट में शुरुआत जब हमने की थी तो आरंभ में हमने जाना कि अनुवाद को हम 3 भागों में बांटते हैं, माध्यम, प्रक्रिया और पाठ। मैं चाहती हूँ कि हम लोग बातचीत के क्रम में ही मैं आपको ये समझा दूँ, याद करा दूँ, इसलिए फिर से दोहरा रही हूँ कि अनुवाद का जो प्रकार है उसमें सर्वप्रथम जिन प्रभागों में हम बांटते हैं वह है पहला माध्यम, दूसरा प्रक्रिया और तीसरा पाठ। अब ये जो माध्यम जो था उस माध्यम प्रकार को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रतीक प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने देखा अन्यावांतर, भाषांतर और प्रतीकांतर, ये 3 हमने देखा प्रतीक प्रकार के अंतर्गत। फिर हमने देखा भाषा प्रकार, इसमें उपादान सापेक्ष और रूप सापेक्ष 2 बिंदु आए। और फिर हमने देखा लेखन प्रकार, जिसमें लिप्यांकरण और लिप्यांकन, लिप्यांतरण और लिप्यांकन, ये 2 भाग हमने देखे। फिर आता है प्रक्रिया आधारित प्रभाग। तो प्रक्रिया आधारित जो प्रकार है अनुवाद का, उसमें पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद, ये 2 मुख्य रूप से आते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अनुवाद का जो प्रकार है वह है पाठ आधारित अनुवाद। इसमें इसके भी हम 2 भेद करते हैं, पहला अभिव्यक्ति अर्थात वाचक, दूसरा अर्थ अर्थात वाच्य। तो जो अभिव्यक्ति वाचक है, अभिव्यक्ति का जो प्रभाग हम बांटते हैं, जो प्रकार हम किए हैं, उसमें आता है रचना सापेक्ष और व्यवस्था सापेक्ष। और इधर अर्थ आधारित जो प्रकार है, अनुवाद के प्रकार हैं, उसमें हम देखते हैं शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, भाषा अनुवाद, छाया अनुवाद और अन्य, जिसमें आते हैं सारा अनुवाद और व्याख्या अनुवाद। तो इस तरह हमने पूरी की पूरी व्याख्या की अनुवाद के प्रकारों को लेकर के। आप ज़रूर इसे लिख लें और लिखकर तब इसे याद करें, आप ज़्यादा बेहतर याद कर पाएंगे, ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति से याद कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अनुवाद के प्रकार आज के इस विषय पर ठीक ठीक अपनी समझ बना पाए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले विषय बिंदु के साथ। तब तक आप अनुवाद पत्र की तैयारी करें और मैं आपकी मदद के लिए तत्पर हूँ। हम लोग फिर मिलते हैं अगले विषय बिंदु के साथ। तब तक के लिए